नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इनसाइट। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत की चिकित्सा परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है। योग, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी जैसी पद्धतियां सदियों से जनसेवा करती आई हैं। लेकिन आज का भारत सिर्फ परंपरा की बात नहीं कर रहा। आज का भारत प्रमाण, मानक और वैश्विक भरोसे की बात कर रहा है। महाराष्ट्र के शेगांव में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 के उद्घाटन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आयुष पद्धतियों की वैश्विक स्वीकार्यता के लिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च, स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल अब अनिवार्य है। यानी सवाल अब ये नहीं कि आयुष काम करता है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम आयुष को वैज्ञानिक भाषा, वैश्विक मानकों और आधुनिक सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं। ऐसे समय में जब लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ रही हैं, मेंटल स्ट्रेस एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है और हेल्थ केयर कॉस्ट लगातार ऊपर जा रही है, आयुष की भूमिका और ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आयुष की भूमिका पर गंभीर और गहराई से चर्चा हम करेंगे। 3 खास मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बात होगी आयुष में बड़े बदलावों पर, परंपरा से प्रमाण तक, विश्वास से विज्ञान तक। डॉक्टर विवेकानंद मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट ई, आयुष डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेकानंद, और धन्यवाद इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। 2 और खास मेहमान हैं। डॉक्टर निकिता शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। डॉक्टर निकिता शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर वैशाली पवन कुमार माली भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रही हैं, एमडी, पीएचडी आयुर्वेदा, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, नई दिल्ली। शुरुआत डॉक्टर विवेकानंद आपके साथ में करूंगी। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि आयुष की जो क्रेडिबिलिटी है उसे बढ़ाने के लिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च और हमें काफी और कदम है जो उठाने हैं। नीति और मानकों के स्तर पर आज भारत आयुष मेडिसिन, थेरेपीज और प्रैक्टिसेस को कितनी मजबूती से एक तरह से स्टैंडर्डाइज कर पा रहा है, और ये यात्रा अभी किस चरण में है फिलहाल? धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यह मानता हूं कि राष्ट्रपति महोदया का जो संदेश है वह केवल एक सलाह नहीं, बल्कि आयुष के लिए एक भविष्य में जो रोड मैप है वो है। यह यात्रा अभी अपनी प्रारंभिक चरण में ही है। आयुष विभाग का जो काम है, जो मानकीकरण से संबंधित है, वह सन 2022 में ही शुरू हुआ था। तो अभी अब तक 2022 से लेकर के 2026 तक करीब 244 मानक हम लोग बना चुके हैं। आज भारत ने आयुष के क्षेत्र में स्टैंडर्डाइजेशन और एविडेंस जनरेशन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। आयुष फार्माकोपिया का विस्तार, दवाओं का मोनोग्राफ, बोटेनिकल ऑथेंटिकेशन, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, हेवी मेटल लिमिट्स और माइक्रोबियल स्टैंडर्ड जैसे पहलुओं पर गंभीर कार्य हुआ है। बीआईएस और रेगुलेटरी बॉडीज के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को अधिक व्यवस्थित और ग्लोबली कंपैटिबल बनाया गया है। जीएमपी कंप्लायंस अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक संरक्षित गुणवत्ता ढांचा बनता जा रहा है। जी, इस समय जी डॉक्टर विवेकानंद, तमाम और बातें हैं जो आपसे हम समझेंगे। डॉक्टर निकिता का रुख करते हैं। डॉक्टर निकिता, अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की ही बात करें, इन पर अब सिर्फ पढ़ाने की नहीं, ग्लोबल लेवल रिसर्च प्रोड्यूस करने की भी जिम्मेदारी है। तो क्या आज आयुष एजुकेशन क्लिनिकल ट्रायल्स, डॉक्यूमेंटेशन और साइंटिफिक वैलिडेशन की उस भाषा में बात कर पा रही है जो दुनिया समझती है? धन्यवाद प्रीति जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए सबसे पहले तो। और जैसा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है कि सिर्फ अभी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट से पढ़ाने पर ही जोर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर टीचिंग के साथ साथ एक प्रॉपर क्लिनिकल और रिसर्च के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उन्होंने बोला भी है कि हमें हमेशा बात उस तरीके से करनी चाहिए जो कि ग्लोबली एक्सेप्ट हो सके। तो उसको उसी रूप में बनाने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो एक बहुत वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ में सिर्फ टीचिंग ही नहीं बल्कि क्लिनिकल और रिसर्च पे बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। अभी देखा जाए तो एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में, हमारे हॉस्पिटल में हर दिन में कम से कम 3000 से ज्यादा पेशेंट्स को टर्शरी केयर लेवल पर
है। तो जिससे सिर्फ क्लिनिकल ही ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है, एक रियल वर्ल्ड डेटा भी जनरेट हो रहा है, और ये एक साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिसर्च के क्षेत्र में मैं बात करूँ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च और से अप्रोचेस अडॉप्ट किए जा रहे हैं, जहाँ पर मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करके क्लिनिकल स्टडीज कंडक्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में ही हमारे इन हाउस दो जर्नल्स हैं, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्चेस। ये इंडेक्स जर्नल है, यूजीसी के लिस्टेड जर्नल्स हैं, तो उसमें वो सब डेटा पब्लिश भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट भी हो रहा है, और ये डेटा ग्लोबली एक्सेसिबल है। इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अय्या के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के नेशनल और ग्लोबल अभी एट प्रेजेंट 82 MOUs हैं साइन किए गए हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे एकेडमिक एक्सचेंजेस और कोलैबोरेटिव रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है। MOUs जैसे यूके के साथ में, जर्मनी के साथ में, ऑस्ट्रिया, USA, ब्राजील, ला यूनियन, मतलब द लिस्ट इज रियली वेरी लॉन्ग। साथ में CME प्रोग्राम्स यहाँ किए जाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए जाते हैं, जहाँ फैकल्टी और रिसर्चर्स को साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन में और रिसर्च मेथोडोलॉजीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्रेन किया जाता है। वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर आल्सो, यहाँ पर आई भी है। तो बहुत अलग अलग एरियाज में है जहाँ पर इस साइंस को एविडेंस बैक्ड अप करने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर वैशाली आपका रुख करूंगी मैं। ग्राउंड रियलिटी को अगर देखें तो मरीज अक्सर यही पूछता है कि ये इलाज सेफ है, साइंटिफिकली प्रूवन है, तो क्या आपको लगता है कि आज जो आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास इन सवालों के जवाब देने के लिए ज्यादा कॉन्फिडेंस और डेटा है? जी बिल्कुल मैम, थैंक यू प्रीति जी। बिल्कुल है हमारे पास ये जवाब, क्योंकि आज के इसमें जैसे कुमार सर काम कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन और इस क्षेत्र में, तो जो भी आयुर्वेदिक दवाई, चाहे वो सिंगल ड्रग हो चाहे कंपाउंड फॉर्मुलेशन से जो भी मार्केट में आते हैं, उसके मानक जो है वो तय होते हैं। आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया ये हमारा एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें हर एक दवाई के मानक जो है वो लिखे जाते हैं, हर एक दवाई का मोनोग्राफ वहां पे है, और जो भी आयुर्वेदिक फार्मेसीज है जो दवाई बनाती है उनको प्रोडक्शन में वो सारे मानक को फॉलो करते हुए दवाई मार्केट में लाने का एक जिम्मेदारी है, एंड लीगली ऑल्सो इट इज मैंडेटरी फॉर देम। तो अगर वो ऐसे नहीं बनाते हैं तो उनपे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के खिलाफ अंतर्गत वो कार्यवाही के पात्र भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी दवाई हम पेशेंट को दे रहे हैं वो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो सेफ है। देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स कि जो ये तय करते हैं कि जो भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई हम दे रहे हैं वो सुरक्षित है, और इसका ख्याल आयुष मंत्रालय के अंडर बहुत सारे स्तर पे ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कुमार विवेकानंद, अगर स्टैंडर्डाइजेशन की बात आती है तो ये बात आते ही एक चिंता उठती है कि क्या मानकीकरण से आयुष की जो पारंपरिक फ्लेक्सिबिलिटी है और जो हम एक तरह से कहते हैं कि व्यक्ति विशेष ट्रीटमेंट किया जाता है, वो क्या खत्म हो जाएगा? आप BIS और आयुष स्टैंडर्ड्स के नजरिए से इस बैलेंस को आप कैसे देखते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैडम। अक्सर यह भ्रम होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन से आयुष की फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो जाएगी, पर मेरे विचार से स्टैंडर्डाइजेशन का उद्देश्य उपचार पद्धति को बदलना नहीं बल्कि औषधि की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। आयुष, विशेषकर होम्योपैथी और आयुर्वेद, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा प्रणालियां हैं। इंडिविजुअलाइजेशन इनकी आत्मा है, लेकिन इंडिविजुअलाइजेशन तभी प्रभावी होगी जब चिकित्सक के पास जो औषधि है वह शुद्ध, प्रमाणित और सुरक्षित हो। स्टैंडर्डाइजेशन फ्लेक्सिबिलिटी का विरोध नहीं करता है बल्कि उसे और मजबूत आधार देता है। यह क्लिनिशियन को कॉन्फिडेंस देता है कि जो औषधि वह दे रहा है उनकी गुणवत्ता वैलिडेटेड है। अतः हम ये मान सकते हैं कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है और जो हमारी इंडिविजुअलाइजेशन वह एक दूसरे का पूरक है। ठीक है। डॉक्टर निकिता शर्मा, अगर देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने होलिस्टिक हेल्थ की बात की, जहां प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल, डाइट और माइंड बॉडी बैलेंस सब कुछ शामिल हो, तो क्या आयुष इंस्टीट्यूशंस जो मॉडर्न मेडिसिन के साथ ही इंटीग्रेटिव मॉडल्स पर गंभीरता से फिलहाल काम कर रहे हैं?
हाँ, एक्चुअली अब सिर्फ आयुर्वेद एक आयुर्वेद पैथी के साथ में नहीं, इंटीग्रेटिव मॉडल्स बहुत डेवलप किए गए हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हम देखें तो वी हैव 44 स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स। उसके साथ-साथ जैसे वी हैव स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स फॉर डायबिटीज, रेटिनोपैथी, देन मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। तो इसमें क्या है, आयुर्वेद के साथ-साथ इंटीग्रेटिव मतलब मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स, स्पेशलिस्ट भी आते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड मॉडल, इंटीग्रेटेड मेडिकल यूनिट्स हैं यहाँ पे डेवलप किए गए हैं। और उसके साथ साथ ही जैसे हमारे बहुत सारे एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, सफदरजंग में है, वीएमएमसी में है, वी हैव इंटीग्रेटिव डेंटिस्ट्री, इंटीग्रेटिव ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, इंटीग्रेटिव क्रिटिकल केयर और इमरजेंसी मेडिसिन भी है, देन वी हैव इंटीग्रेटेड डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक पैथी भी साथ में ही चलती है, ताकि पेशेंट जो यहाँ पर हमारे पास जो हेल्थ फैसिलिटी लेने के लिए आ रहा है, उसके पास एक ही अंडर वन रूफ ही दोनों पैथीज उसको प्रोवाइड करवा सके। और फिर वो देखते हैं हम कि एज पर द पेशेंट कंडीशन उसको क्या ज़्यादा विल बी मोर इफेक्टिव, तो उसके हिसाब से फिर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिजाइन किया जाता है। और ये सिर्फ इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं, आयुष इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें बहुत जगह देखिए जो इंटीग्रेटिव मॉडल्स हैं, इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर यूनिट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा। ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर वैशाली माली, अगर हम देखें तो आज जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़ की बात करें, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स बढ़े हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज, ये सभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो आपके क्लिनिकल अनुभव में क्या आयुष अप्रोचेस लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में मॉडर्न मेडिसिन का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बन पा रहे हैं? बिल्कुल बन पा रहे हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू आंसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, कि अगर जैसे मैं क्लिनिक्स में बैठते हैं, हम लोग पेशेंट देखते हैं, जैसे डायबिटीज का पेशेंट आता है मैडम, तो अगर वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, अगर उसने अभी डायबिटीज की मॉडर्न मेडिसिन पे अभी वो शिफ्ट नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए बीइंग आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बहुत आसान होता है, कि क्योंकि ऑल दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आयुर्वेद अगर आप समझे तो एक जीवन शैली है, तो उनके जो लाइफस्टाइल है उसको हम पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके उसमें हम सुझाव दे रहे हैं कि उसको आप कैसे चेंज करें। एंड यू विल बिलीव ऑन मी कि इतने अच्छे मिराकलस रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि योगा अडॉप्ट करने से, खान पान में उसका क्या मीन्स कौन से वक्त खाना खाना है, क्या खाना खाना है, कैसे खाना खाना है ना, कितने बजे सोना है, ये बेसिक आप उसका गाइडलाइंस भी अगर देते हैं और वो एक्टिव एक्सरसाइज करता है, योगा अडॉप्ट करता है, तो उनका जो HbA1c जो है, विच इज अ मार्कर ऑफ डायबिटीज हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रमाण में रिड्यूस्ड होता है और उनको मॉडर्न मेडिसिन पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है। एन नंबर ऑफ पेशेंट्स का डाटा हम आपको दे सकते हैं कि इस तरह से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, प्री डायग्नोस्टिक कंडीशंस में ये एक इंडिपेंडेंटली वर्केबल सॉल्यूशन जो है वो हम सोसाइटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। उस तरह से आपने कहा कि स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, तो उसमें भी आपकी जो एक्चुअली ये सभी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ना, उसका जो मूल है वो हमारे आहार विहार और हमारा जो सोसाइटी जो है, जो मेंटल स्टेटस जो है, मेंटल हेल्थ जो है, वो हमारा सोसाइटल स्टेटस कैसा है उस पे भी ये रहता है कि हम सोसाइटी से कितने ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। इसके लिए जो है मैं सोचती हूँ योग और आयुर्वेदा जो है ये एक नॉट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, एक पूरी तरह से सॉल्यूशन है, ताकि आप हेल्थ केयर पे ही ज्यादा डिपेंड रहे और डिसीज जो है वो आगे प्रोग्रेस न कर सके। तो मींस वी कैन एश्योर द सोसाइटी कि ये कंप्लीट सॉल्यूशन है और इसको आप अडॉप्ट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कुमार विवेकानंद, ग्लोबल एक्सेप्टेंस की बात करें तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर्स, इंटरनेशनल फार्माकोपिया और एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स उनके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्या भारत का जो आयुष इकोसिस्टम है इन ग्लोबल बेंचमार्क्स को मीट करने के लिए अब स्ट्रक्चरली तैयार है? हम कितना मजबूत हैं? आज विश्व स्तर पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर काफी रुचि बढ़ रही है। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटेजी और ग्लोबल फार्माकोपियल स्टैंडर्ड इस बात का संकेत है कि अब एक्सेप्टेंस केवल ट्रेडिशनल नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर होगा। भारत का आयुष इकोसिस्टम अब पहले से अधिक व्यवस्थित है। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड, कॉन्टामिनेंट लिमिट, स्टेबिलिटी डाटा और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम में स्पष्ट सुधार हुआ है। हमारे पास विशाल क्लिनिकल एक्सपीरियंस है,
बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज का बेस है जो विश्व में अद्वितीय है। पर हमें अभी भी इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड एविडेंस और ग्लोबल रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन पर काम करना होगा। पर हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत ने वह संरचनात्मक आधार तैयार कर लिया है जिस पर आयुष की ग्लोबल लीडरशिप स्थापित हो सकती है। ठीक है। और डॉक्टर निकिता शर्मा, एविडेंस बेस्ड रिसर्च, इसका मतलब सिर्फ पेपर्स नहीं होते बल्कि रेप्लिकेबल रिजल्ट्स भी हैं। तो आयुष रिसर्च में सबसे बड़ा चैलेंज मेथोडोलॉजी का है या फंडिंग का है और इंफ्रास्ट्रक्चर का है? चैलेंज क्या है? एक्चुअली आयुष रिसर्च में ना चैलेंज सिर्फ एक ही चीज का नहीं है, मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो आयुष है वो एक पर्सनलाइज्ड और सिर्फ एक पर्सन स्पेसिफिक अप्रोच पर बेस्ड है। तो जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल आरसीटी मॉडल्स हैं उसमें उसको डायरेक्टली फिट करना कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए रिसर्च की भाषा में यदि इसको समझाना हो तो रिसर्च डिजाइन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है और वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। साथ ही इससे बात करी फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे आज जो मल्टी सेंटर्ड ट्रायल्स होते हैं, जो एडवांस्ड लैब्स होती है, फिर स्टैटिस्टिक्स होती है, ये बहुत लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो हालांकि मिनिस्ट्री ने रिसर्च काउंसिल्स हो गए, बहुत सारे फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम्स हो गए और बहुत सारी ऐसी कोलैबोरेटिव स्टडीज हैं, उसको बहुत स्ट्रेंथन किया है, लेकिन अभी इस स्केल को ना और एक्सपेंड करने की भी जरूरत है। तो अगर बैलेंस में बात करूं तो चैलेंज सिर्फ मेथोडोलॉजी का भी है, रिसोर्सेज का भी, फंडिंग का भी है, लेकिन अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट बहुत वेलकमिंग होती जा रही है और ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ठीक है। डॉक्टर वैशाली माली, एक क्रिटिसिज्म अक्सर सुनने को मिलता है या कहीं आशंका लोगों में होती है, आप बताइए कि ये मिथ है कि सही है, कि आयुष ट्रीटमेंट में रिजल्ट स्लो होते हैं। तो क्या ये परसेप्शन सही है या पेशेंट कंप्लायंस और एक्सपेक्टेशन से जुड़ा मुद्दा है? एक्चुअली ये परसेप्शन सही नहीं है एंड मींस ये मिथ क्यों सोसाइटी में ये हुआ, क्योंकि आयुर्वेद अभी के सोसाइटी में जो है वो प्राइमरी पैथी जो है नहीं है, यानी किसी को कोई भी व्याधि हो गया तो पहले वो आयुर्वेद फिजिशियन के पास नहीं आता है। पहले क्या करेगा, वो मॉडर्न फिजिशियन के पास जाएगा, फिर अगर वहां से वो ट्रीटमेंट लेके वो उसको फील नहीं करता है, देन ही विल सर्च फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, तब वो हमारे पास आता है। तो हमारे पास आते आते तक उसका व्याधि जो है वो 1 साल गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुका है, तो वो क्रॉनिक कंडीशन में आता है। तो आप ये सोचिए कि कोई भी व्याधि क्रॉनिक कंडीशन में आता है तो आप ऐसे अपेक्षा नहीं रख सकते ना कि बाबा स्किन डिसऑर्डर का पेशेंट आ गया, ठीक है ना, पिछले 5 साल से वो मॉडर्न मेडिसिन ले रहा है और अभी आपके पास आ गया और वो एक्सपेक्ट करेगा कि 5 दिन में 7 दिन में उसको रिजल्ट मिले, तो पॉसिबल नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। अगर आपके पास फीवर का पेशेंट आ गया, कोल्ड कफ का पेशेंट आ गया, तो डेफिनेटली हम उसको 1-2 दिन में ही ठीक करते हैं, जैसे मॉडर्न मेडिसिन के पेशेंट्स ठीक होते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है तो डेफिनेटली सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि वो व्याधि बहुत समय से मेरे शरीर में है, तो उसको पूरी तरह से जड़ से निकालने के लिए उस वैद्य को उतना टाइम लगेगा। तो इट जस्ट अ मिथ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो बहुत लंबा समय लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म डिसऑर्डर्स है, जो जल्दी होने वाले डिसऑर्डर्स है, जैसे मैंने कहा कि फीवर के पेशेंट है ना, डेंगू के पेशेंट्स है, तो उसमें उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सो दिस इज जस्ट अ मिथ। ठीक है। डॉक्टर कुमार विवेकानंद, अब क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करें तो रॉ मटेरियल सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस और फॉर्मुलेशंस, ये तीनों कहीं ना कहीं क्रिटिकल हैं। तो क्या आज आयुष मेडिसिन की सप्लाई चेन क्वालिटी एश्योर्ड और ट्रेसेबल बना पाया है? जी मैम, क्वालिटी कंट्रोल जो है आजकल केवल लेबोरेटरी टेस्टिंग तक ही लिमिट नहीं रह गया है, यह एक होलिस्टिक इकोसिस्टम है। आज रॉ मटेरियल सोर्सिंग में हम गैप प्रिंसिपल, बोटेनिकल ऑथेंटिकेशन और कल्टीवेशन मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जीएमपी कंप्लायंस और इन हाउस क्वालिटी लैब्स को सुदृढ़ किया गया है। फॉर्मुलेशन के स्तर पर फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक और ऐसे स्टैंडर्ड्स को लागू किया जा रहा है और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम विकसित हो रहे हैं। भविष्य में डिजिटल सप्लाई चेन मॉनिटरिंग का होगा और अतः इसे मैं मानता हूं कि इवॉल्विंग, मतलब ये जो सिस्टम है ये इवॉल्विंग है, बट स्ट्रेंथनिंग सिस्टम कहूंगा, जहां पे अवेयरनेस से इन्फोर्समेंट की दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। यह एक सकारात्मक और अस्थायी परिवर्तन है। डॉक्टर वैशाली माली, अगर इस सवाल का भी आप जवाब दें, कैरियर ऑप्शन के तौर पर कितना मजबूत होता पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और पेशेंट ट्रस्ट
किसी भी मेडिकल सिस्टम की बैकबोन होता है, तो आपके अनुभव में आयुष पर भरोसा सबसे ज्यादा किस वजह से बढ़ता है? रिजल्ट्स, सेफ्टी या फिर पर्सनल कनेक्ट? ऑल थ्री, तीनों भी मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगी कि आयुष सिस्टम जो है वो किसी भी व्याधि को जड़ से मिटाता है। यानी वो सिर्फ लक्षण के तौर पर, यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है वो कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन का मोटो नहीं होता है। कोई मीन्स यानी आपको लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे देखते हैं, जैसे मैं अगर फिर से डेंगू का उदाहरण लूंगी, तो डेंगू मॉडर्न मेडिसिन से ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो पेशेंट सफर होते हैं ना कि आई एम नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ वेलनेस, तो मुझे अच्छा अभी भी स्वस्थ नहीं लग रहा है, ये फीलिंग जब तक पेशेंट को नहीं आती तब तक हम ऐसे नहीं मानते कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक हुआ है। और उसको उस लेवल तक, पूरी तरह से स्वास्थ्य के लेवल तक लाने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन का होता है। इसीलिए आयुर्वेद जो है सोसाइटी को एक कंप्लीट क्योर जो है वो एक ऑफर करता है। फिर दूसरा आप कहेंगे कि आज की अगर वो करियर ऑप्शंस अगर कहेंगे तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे फील्ड है। मींस हर, मैं कहूंगी कि हर एक सिस्टम हमारा एक फील्ड है। मींस स्किन स्पेशलिटी जो है वो चैलेंजिंग है मॉडर्न साइंस में, आयुर्वेद वहां पे कंप्लीट क्योर देता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आप आज कहेंगे कि ड्रग रेजिस्टेंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम उसको भी ये कर सकते हैं। तो आज का जो नया यूथ है वो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जान ले कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूं और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। द स्काई इज द लिमिट फॉर देम, क्योंकि सोसाइटी को वो कंप्लीट क्योर जो है वो आपका साइंस देने के लिए कॉम्पिटेंट है, और वो कॉम्पिटेंसी उसको देने का काम जो है वो इंस्टीट्यूट्स करते हैं। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स और अभी के जो प्रैक्टिशनर्स है, जहाँ पे नॉन फॉर्मल वे में भी बच्चे सीखते हैं बहुत सारे, तो वो सब देने का काम करता है। तो इट इज अ गुड करियर ऑप्शन फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स कि वो आयुर्वेद को अपनाए एज अ फ्यूचर करियर करके। और जैसे हमने कहा कि जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो सेंटर है वो इंडिया में खोला है हमारे रिस्पेक्टिव पंतप्रधान सर के इससे, तो ये एक दिखाता है कि हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी भी है कि हम ग्लोबल हेल्थ को एड्रेस करें, और उस क्षेत्र में, उस डायरेक्शन में आयुष मंत्रालय पूरी तरह से कार्यरत है। और आगे के 5-10 साल में भी हम ये देख पाएंगे कि यू कैन सी द 360 डिग्री शिफ्ट, क्योंकि एजुकेशन में भी हम वो शिफ्ट जो है वो लाए हैं। तो उसके परिणाम जो है आगे 5-7 साल में आपको सोसाइटी में जरूर दिखाई देंगे, और हमारा जो पास आउट हुआ स्टूडेंट है वो आपको कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करता हुआ रिसर्च के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के क्षेत्र में वो जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो अंत में डॉक्टर कुमार विवेकानंद, अगर हम बात करें, जैसा डॉक्टर वैशाली ने भी कहा है कि हम अगले 10 साल की अगर बात करें, तो क्या आप मानते हैं कि आयुष सिर्फ ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर्ड पिलर बन सकता है? जी मैम, मेरे हिसाब से आयुष अब केवल अल्टरनेटिव सिस्टम ही नहीं रह गया, बल्कि मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इम्यूनिटी इन्हेंसमेंट और क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले 10 वर्षों में यदि हम एविडेंस बैक प्रोटोकॉल, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन और ग्लोबल स्टैंडर्ड अलाइनमेंट को प्राथमिकता दें, तो आयुष मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर्ड पिलर बन सकता है। ठीक है, और इसी के साथ समय चर्चा का यहीं पूरा हो रहा है। डॉक्टर कुमार विवेकानंद, डॉक्टर निकिता शर्मा, डॉक्टर वैशाली माली, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि आयुष केवल परंपरा का विषय नहीं रहा है, यह अब साइंस, स्टैंडर्ड्स और सिस्टम की भाषा बोल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश भी यही है कि परंपरा को सम्मान दीजिए, लेकिन उसे प्रमाण, गुणवत्ता और वैश्विक भरोसे से भी जोड़िए। यही रास्ता आयुष को भारत की पहचान ही नहीं, दुनिया के लिए भारत का योगदान बनाएगा। इसी के साथ इनसाइड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।